हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद उसके साथ हमने कवर किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आज हम पढ़ेंगे हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर केनाल रे एक्सपेरिमेंट और उसके साथ हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता था तो उसमें एक कैथोड था, एक एनोड था। तो कैथोड से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते थे और वो जाते थे किधर, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ। फिर इनको फर्दर ऑब्जर्वेशन पे ये पाया गया कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं और ये छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये रेस के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो इनको बोला गया कैथोड रेस और स्मॉल जो पार्टिकल्स है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इनको बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। आज हम पढ़ेंगे केनाल रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप है, ठीक है। इस तरीके से जो अभी जो केनाल रे या कैथोड एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, ये इनिशियली किसने किया था? ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। बट गोल्डस्टीन ने इसका पूरा सेटअप दिया, इसको एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ पॉजिटिव रेज ऑब्जर्व करी इसमें, ठीक है। अब तो आपको इसमें क्या है बेटा, इसमें इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब होगा, थोड़ा सा डिफरेंट था कैथोड रे वाले से। यहां पर भी एक क्या लगा रखा था, वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप लगा होगा, वैक्यूम पंप, ठीक है। बाकी इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब था पूरा इस तरीके का, ठीक है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में इस बार थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, यहां पर इसको थोड़ा सा रेस करते हैं और इसको हम ड्रॉ करते हैं यहां पर इस तरीके से। कलर में लेता हूं व्हाइट, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, इस बार लेफ्ट साइड में लगाया गया, क्या लेफ्ट साइड में लगाया इस बार पॉजिटिवली चार्ज एनोड। इस बार ये क्या है, एनोड है। पिछली बार इधर कैथोड था, इस बार इधर क्या है, एनोड है, ठीक है। और यहां पर उस एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से एक क्या लगाया गया, अभी इस तरीके से 3D बेटा ऐसे लगा हुआ सामने की तरफ, एक राउंड परफोरेटेड, इस तरीके से इसमें छेद थे, परफोरेशंस थे, ठीक है। इस तरीके की डिस्क लगाई गई परफोरेशन वाली। ये क्या था, ये था कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज था। कैथोड दैट इज नेगेटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज इधर। इरेजर का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और फिर इसको भी किससे कनेक्ट किया गया, इन दोनों को ही, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब पावर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर सेटअप तो वही है, बस आपने लोकेशन चेंज कर दिया है। दूसरी चीज, इसमें अभी भी जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस थी, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर छोटे छोटे गैस के इस तरीके से दूर दूर में पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, इसका भी आपको पता समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स रहेंगे यहां पर, थ्रू आउट इसमें गैस रहेगी इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, अभी गैस कैसे है, गैस एट लो प्रेशर, अगेन गैस एट लो प्रेशर। वैक्यूम पंप इसीलिए लगाया गया है बेटा, मोस्ट ऑफ द एयर यहां पर बाहर निकाल ली गई थी। ऑलमोस्ट एक वैक्यूम टाइप एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जिसमें जो गैस है वो बहुत ही लो प्रेशर पे, यानी गैस के काफी कम पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स दूर दूर है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी गैस पर प्रेशर कम कर देते हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस तरीके से एक पीछे क्या लगाई, एक पीछे फ्लोरोसेंट शीट लगा दी, ठीक है। फ्लोरोसेंट शीट, फ्लोरोसेंट शीट, ठीक है। ये किसकी थी, ये थी जिंक सल्फाइड की, ZnS, जिंक 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 कहां गया, जिंक सल्फाइड की, ठीक है।
अब इस पे क्या था कि इस पे जब ये पार्टिकल्स पड़ेंगे तो लाइट एमिट करेंगे, हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में अपना देखा था। ऑलराइट नाउ अब जैसे ही इन्होंने इस सर्किट को कनेक्ट किया और ऑन किया तो सबसे पहले क्या हुआ, डेफिनेटली जो होना था वही हुआ, यहां से कैथोड से एनोड के लिए इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। इस तरीके से इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, हमें पता था कि कैथोड इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब क्या हुआ, जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से टकराए, गैस के एटम से कोलाइड करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी कुछ पार्टी अपनी एनर्जी इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है। इससे क्या हुआ कि जब ये एटम से टकराए तो एनर्जी जब इन्होंने इस एटम को ट्रांसफर करी तो इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गए। ध्यान से सुनना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ गए, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं बता दूं आपको, अगर कोई एटम है, ठीक है, कोई एटम है इस तरीके से, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में अगर एटम है तो इसके जो आउट, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में आपने वैलेंसी पढ़ी होगी कि कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की एटम की आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, या फिर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके बाहर निकाला जा सकता है। तो ये एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने इन एटम्स को दी। अब इन एटम्स को जब एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में से बाहर आ गए। अब अगर किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, कोई न्यूट्रल गैस का एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, अगर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि अर्लियर लेट्स सपोज उसके पास अगर वो न्यूट्रल था तो 10 प्रोटॉन थे और 10 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, यानी 10 का ही पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज, और 10 का ही रिलेटिव नेगेटिव चार्ज, यानी ओवरऑल क्लस्टर मास कितना हो जाता, 0। लेकिन अब आपने क्या किया, अब इसके पास प्रोटॉन तो 10 ही है, न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है अभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकलने की वजह से कितना रह गया है, नेगेटिव चार्ज 9, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नेट कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकले तो अभी एटम्स कैसे हो गए, ये जो एटम्स है बेटा ये हो गए पॉजिटिवली चार्ज। कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये एनोड कैसा है, ये एनोड भी पॉजिटिव है, और ये कैथोड कैसा है, कैथोड नेगेटिव है। तो ये वाला एनोड क्या इन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को रिपेल नहीं करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, और ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड क्या इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा। तो अब ये जो एटम्स थे पॉजिटिवली चार्ज आयंस बोल सकते हैं हम, ठीक है, या जो कैटायंस बने थे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। तो जो कैटायंस बने थे बेटा अभी किधर से किधर मूव करेंगे, दे विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब इस तरीके के जो एटम्स होंगे इन्होंने कहां मूव करना शुरू कर दिया, एनोड से कैथोड की साइड। तो बात यह है क्या एनोड रेज एनोड से निकलती हैं, नहीं, एनोड रेज एनोड से निकलती नहीं है। ये जो 20 की गैस है इसके जो एटम्स हैं उससे जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से जो गैस के एटम्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं तो इन्हें एनोड रिपल्शन फोर्स लगाता है, इसलिए हमें ऐसा देखने में आता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है लगातार आयनाइज होके रिपल्शन की वजह से एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब सर ये तो बहुत ज्यादा हॉट पॉट हो गया, कैथोड भी आ रहे हैं एनोड भी आ रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने, कौन सी रेस कहां जा रही है? आपने तो कहा था इनविजिबल होती है, हाँ इनविजिबल होती है, ठीक है। तो उन्होंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, इसीलिए इन्होंने इस कैथोड को परफोरेटेड रखा है, इसमें छोटे छोटे परफोरेशन बना दिए। इससे क्या होगा, अब इससे ये जो आने वाली एनोड रेज है यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ये इस परफोरेशन से पार हो जाएंगे, बहुत सारे इस परफोरेशन से पार होके इधर निकल जाएंगे। अब जो इधर से इधर जो जा रहे होंगे बेटा, इधर जो मूव कर रहे होंगे वो सिर्फ क्या होगी, ये होगी आपकी कैनाल रेस, या फिर इसे हम बोलते हैं क्या, एनोड रेस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला थोड़ा होगा, इधर के नेगेटिव तो इधर जा रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं है, तो इधर निकल के जाएंगे, वो क्या होंगे, कैनाल रेस और एनोड रेस। सर दिखेगा तो फिर भी नहीं, इसके लिए क्या लगा रखा है यहाँ पे, फ्लोरोसेंट शीट। तो जैसे ही टकराएंगे जाके इस पे तो क्या एमिट करेंगे, लाइट। क्या एमिट करेंगे, लाइट एमिट करेंगे। और जब लाइट एमिट करने से उन्हें पता चल जाएगा अच्छा कुछ रेज यहां से यहां भी मूव करती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैनाल रेज और एनोड रेज। ठीक है, तो अगर ये एनोड कैथोड रेज नेगेटिव थी,
एनोड रेज कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो यहां से पता चला कि जो एनोड रेज होती हैं कैसी होती हैं, दीज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेसिकली गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था। क्या था, साइंटिस्ट सबसे पहले कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, यूजिन गोल्डस्टीन। ठीक है, इन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट 1886 में किया था। क्या था, अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस एट लो प्रेशर। हमने पढ़ा इसमें क्या क्या फिटेड था, एक एनोड था और दूसरा क्या था, कैथोड था। जब इसको ऐड कर लेता हूं तो अच्छे समझ में आएगा ना। इसके बाद हाई वोल्टेज लगाया था। ठीक है, हाई वोल्टेज लगाया, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड द एनोड एट हाई स्पीड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे एनोड की तरफ, पक्की बात है। आयनाइजेशन ऑफ गैस, these energetic electrons collided with gas atoms molecules and knocked out electrons producing positively charged ions। अभी बताया कि ये जाए टकराए उन एटम से, इलेक्ट्रॉन्स निकाले और उन एटम्स को किसमें कन्वर्ट किया, पॉजिटिवली चार्ज आयंस में। नाउ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस, द पॉजिटिव आयंस वर अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव कैथोड। एनोड से रिपेल हुए, कैथोड से अट्रैक्ट हुए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैनाल रेज, द पॉजिटिव आयंस पास थ्रू द होल्स। इन होल्स को क्या बोला गया, कैनाल्स। इन छोटे छोटे होल्स को क्या बोला गया था बेटा, कैनाल्स, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल। इन द परफोरेटेड कैथोड प्रोड्यूसिंग बीम बिहाइंड द कैथोड। कैथोड के बिहाइंड आपने देखा बीम गई। ऑब्जर्वेशन, द रेज प्रोड्यूस द ग्लो और फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्रक अ फ्लोरेसेंट और फॉस्फोफोरेंट सरफेस। सिंपल, जो फ्लोरेसेंट है फॉस्फोफोरेंट या लाइट एमिटिंग जो शीट थी उस पे जब पढ़े तो इन्होंने क्या किया, लाइट एमिट करी, वो किसकी बनी थी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। तो ये ऑल इन ऑल आपका क्या था, दैट वाज योर एनोड रे या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, इसके बाद आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो आप फेमसली आपने पढ़ा होगा या भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, इससे पहले बेटा एक चीज आती है, ये उन्हीं के दोनों स्टूडेंट्स थे, गैगर और मार्टसन। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एंड क्रेडिट गोस टू सर रदरफोर्ड। ठीक है, उन्हीं के सुपरविजन में किया था, उन्हीं के रिसर्च स्कॉलर से, उन्हीं के अंडर में ये काम कर रहे थे, इसलिए। ऑलराइट, नो ऑफेंस, नो डिफेंस टू एनीबॉडी। ऑलराइट, नाउ इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। They took a gold foil. Now gold should be drawn with what? Let's say this color, yellow। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली, इसकी थिकनेस माइक्रोमीटर्स में थी, यानी बहुत पतली थी ये। ठीक है, इट्स थिकनेस वाज इन माइक्रोमीटर्स, यानी बहुत ज्यादा थिन थी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ इसके पीछे अगेन वही काम, क्या लगाना, फ्लोरोसेंट शीट। क्या लगा दी, फ्लोरोसेंट शीट, कि अगर पार्टिकल्स पड़ेंगे तो पार्टिकल्स चमकेंगे, हम उनको गिनेंगे और बता देंगे कि क्या है। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज योर गोल्ड फॉइल। अब उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, एल्यूमिनियम फॉइल क्यों नहीं ले ली, या कोई सी और सी फॉइल क्यों ले ली, क्योंकि गोल्ड की जो मैलिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मतलब गोल्ड कैन बी, मैलिएबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स। तो गोल्ड था, उसकी बहुत बहुत थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने क्या लिया, दैट्स व्हाई ही टुक गोल्ड फॉइल। ठीक है, क्योंकि गोल्ड फॉइल हैज वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी गुड मैलिएबिलिटी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी थिन शीट्स। ठीक है, ऑलराइट, इसीलिए गोल्ड की मैलिएबिलिटी होने की वजह से उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया। इसके बाद गोल्ड फॉइल ले ली, अब उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ठीक है, ही टुक अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव, इन्होंने लिया रेडियम, दे टुक रेडियम। अब सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है बेटा, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, रेडियो मींस रेडिएशन एंड एक्टिव मींस प्रोड्यूसिंग और एमिटिंग, प्रोड्यूसिंग और एमिटिंग।
यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकालते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकालते रहते हैं। अब सवाल आता है क्या वो पागल है, उन्हें बहुत ज्यादा जोश है, क्या बात है कि वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते रहते हैं, उन्हें रेडिएशंस होती क्या है? ठीक है, हाँ तो बेटा ये रेडिएशन पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, और रेडिएशन एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स, एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, एनर्जी वाले हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं या सिंपली एनर्जी भी हो सकती है। ऑलराइट ना, अब ये ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो तो आपने अपने घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उससे कह दिया मेरा बैग पैक कर दो, ठीक है, मेरा बैग पैक कर देना, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, या मेरा बैग छोड़ो तुम अपना बैग पैक कर लेना, तुम मेरी छोड़ो तुम अपना बैग पैक खुद कर लेना। जबकि ऐसा क्या होता है कि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा होता है उसका बैग पैक मदर या फादर करते हैं या एल्डर सिबलिंग्स कर देते हैं। बट आपने कहा कि अपने 5 साल के भाई बहन या जो भी घर में छोटा बच्चा है कि अपना बैग खुद पैक कर लेना, ठीक है, अब वो क्या करेगा? अपना बैग लेगा, उसमें ऐसे कपड़े ऐसे ऐसे क्या क्या खींचेगा, उसके अपने खिलौने करना शुरू करेगा, अपने मैं खिलौने भी तो लेके जाऊंगा, मेरा वीडियो गेम, ठीक है, और मेरे बॉल्स और जो जो उसकी इच्छा है मेरी डॉल्स इधर उधर। अब वो थोड़ी देर बाद के बाद बैग कैसा लगने लगेगा? ऐसा जगह जगह ठूस ठूस के ये निकली बॉल, ये निकला बैट, ये रिमोट कंट्रोल कार और ये सब, बीच में ही कपड़े थोड़े बहुत। जब जाने का समय हुआ, ठीक है, या जब आपने उसका बैग चेक किया, बोले ये क्या है, ये इतना अनस्टेबल बैग, ठीक है, इस अनस्टेबल बैग ये नहीं चलेगा, ये ले जाने की चीज है, ये वीडियो में बाहर रख, इसको ले जाने की चीज है, ये बैग ले जाने की बाहर कर, इतना अनस्टेबल बैग लेके कैसे जाएंगे, ये काम कैसे करेगा, इसको बाहर कर। तो आप इसमें से बहुत सारी चीजें बाहर करोगे वापस से किस फॉर्म में लाने के लिए? स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए। यही एलिमेंट्स करते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अभी हमें पता है ना, इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये अनस्टेबल तरीके से होते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो गए, स्टेबल ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ पार्टिकल या कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा अपने अंदर से, विच मींस अपने अंदर से सामान निकाल के बोले बाहर निकालो, स्टेबल करना है मैं अपने आप को। तो उसके लिए कुछ पार्टिकल या कुछ एनर्जी निकालता है, जिसके इसकी वजह से इवेंचुअली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये अपने अंदर से क्या निकालते रहते हैं? रेडिएशन निकालते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज दे वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब उन्होंने जो ग्रेगर और मार्सन थे उन्होंने रेडियम लिया, ठीक है। अब रेडियम क्या करता है, आई गेस ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा बड़ा करके फटाफट, ठीक है, गोल्ड फॉइल नहीं कटनी चाहिए हमारी, ठीक है, ऑलराइट। तो इन्होंने जो रेडियम लिया बेटा, रिड्यूसिंग और एमिटिंग, ठीक है, ऑलराइट। रेडियम अपने से अल्फा पार्टिकल्स निकालता है। कौन से पार्टिकल निकालता है? अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये इवेंचुअली होते क्या बेटा? ये होते हैं डबल चार्ज हीलियम एटम्स, डबल चार्ज हीलियम आयंस कह सकते हैं, हीलियम एटम, ठीक है, ऑलराइट। नाउ हीलियम क्या है? हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2। और इसका मास नंबर कितना है हीलियम का? 4। यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? हाँ, हीलियम का मास नंबर कितना है? 4। और मास नंबर होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आई गेस पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब उसका प्रोटॉन कितने हैं? अगर उसका मास नंबर 4 है, उसके पास प्रोटॉन 2 हैं, तो उसके पास न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? डेफिनेटली उसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। यानी जो आपका हीलियम डबली चार्ज आयन है, ठीक है, उसके पास 2 तो होंगे प्रोटॉन और 2 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन। अब अगर ये एटम हीलियम एटम की बात करते हैं तो हीलियम एटम अपने आप में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जितने भी आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, सबके न्यूट्रल एटम के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर ये हीलियम का एटम न्यूट्रल होता, इस पे कोई भी 2 पॉजिटिव का चार्ज नहीं होता, तो यानी इसके पास 2 ही प्रोटॉन होते और 2 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, व्हिच मींस नेट चार्ज
0। लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव आया है, यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हीलियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो हीलियम 2 पॉजिटिव इसने निकाला है, ठीक है, He2 पॉजिटिव, क्या ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस नहीं है? क्योंकि अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं एटम के? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी ये हीलियम डबली चार्ज हीलियम आयंस क्या थे? हीलियम एटम का न्यूक्लियस था, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स तो निकल चुके थे। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकलते हैं। जितने भी पार्टिकल होंगे कहां से निकलते हैं? एटम के न्यूक्लियस से निकलते हैं, रेडियोएक्टिव एटम के। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं उसमें, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ा होगा। तो यानी अगर न्यूक्लियस से निकला है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही निकलेंगे। तो ये क्या होगा? हीलियम आयन का न्यूक्लियस होगा, या हीलियम एटम का न्यूक्लियस होगा ये He2 पॉजिटिव। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स। तो आई गेस आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आई होगी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने अंदर से, अपने न्यूक्लियस से रेडिएशन निकालते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट्स ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने रेडियम लिया, और रेडियम कौन से पार्टिकल्स निकालता है रेडियो एक्टिविटी में? अल्फा पार्टिकल, जो कि क्या है? हीलियम डबली चार्ज आयंस। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। अब इस रेडियम से क्या निकले? इस रेडियम से निकले अल्फा पार्टिकल्स, इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को किस पे बॉम्बार्ड कराया? इन्होंने बॉम्बार्ड कराया इस गोल्ड की फॉइल पे। अब जब ये गोल्ड की फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स गए, ठीक है, उस पर टकराए, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है बेटा, वो सीधे निकल गए। और पीछे जाके इन्होंने फ्लोरेसेंस शीट पे जाके लाइट एमिट करी। इससे पता चला, अच्छा सोर्स यहां रखा है, तो अगर यहां इस बीच में लाइट एमिट हो रही है, यानी ये जो रेज है कैसी जा रही है? सीधी जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द जो रेज थी अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स से वो सीधे चले गए, कहीं भी डिविएट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने इस तरीके से डिविएशन शो कर दिया अपनी बात से। ठीक है, इस तरीके से डिविएशन शो कर दिया। ठीक है, और एक सेकेंड, और लगभग 8000 से 10000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या था? जो रिबाउंड हुआ था। 180 डिग्री में हो सकता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा इस तरीके से रिबाउंड हुआ था, वापस आया था। यानी 8 से 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आया था। ठीक है, रिबाउंड हुआ था। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है कि मोस्टली पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। अगर मोस्टली पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज सीधी जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली गोल्ड फॉइल एटम की बनी होगी। तो क्या एटम खाली स्पेस है क्या? अगर एटम पूरा भरा हुआ होता, थॉमसन के हिसाब से, थॉमसन ने क्या बोला कि अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज का स्फीयर्स है और उसमें इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, यानी उन्होंने कहा पूरे में भरा हुआ है मामला। इसी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने मॉडल लगाया। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो ये तो बहुत सारा डिविएशन शो करते, कुछ ही बाहर निकल पाते, पड़ते तो मोस्टली बाहर निकल गए हैं विदाउट शोइंग एनी डिविएशन। तो वहां से उन्होंने पहली चीज ड्राइव करी कि नहीं, जो एटम्स होते हैं उनका जो स्पेस है ना, वो ऑलमोस्ट स्पेस खाली है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ने डिविएशन शो किया। अब उन्होंने कहा कि अगर अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स एंटायरली पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिविएशन शो कर रहा है जाते हुए, अब पॉजिटिव को रिपेल कौन कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज अगर रिपेल करेगा, विच मींस कि ऑलमोस्ट सारा एटम कैसा है? एम्प्टी स्पेस है। और एटम के कुछ पार्ट्स में, यानी एटम के कह सकते हैं सेंट्रल वाले पार्ट में कोई ऐसी चीज है जो बहुत डेंसली पैक्ड है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है,
डेंसली पैक्ड है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। और फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा कुछ पार्टिकल टकरा के भी वापस आ गए, तो उन्होंने तो डेफिनेटली उनको हो गया कि यार कुछ तो चीज है, कुछ तो चीज है एटम्स के अंदर जो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है और वो एंटायरली पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा अल्फा पार्टिकल गया है वो टकरा के वापस आ गया है, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो यहां से वो अपने कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, आपको समझ में आ गया कि फ्लोरोसेंट शीट पे जाके इस तरीके से उन्होंने लाइट एमिट करी होगी। ठीक है, इस तरीके से लाइट एमिट करी होगी। ऑलराइट, अब इनका कहना है कि अब देखो, अब अगर मैं गोल्ड फॉइल के अंदर से आपको दिखाऊं एक 3D स्ट्रक्चर, तो गोल्ड फॉइल किस तरीके से आपको दिखाई देगी, येलो कलर। ऑलराइट, तो इस तरीके से बेटा, फॉर एग्जांपल ये गोल्ड फॉइल है, जो ऐसे लोगो बिट। ऑलराइट, तो ये गोल्ड फॉइल के एटम्स मान लेते हैं कि इस तरीके से गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे लगने को तो बहुत सारे लगे होंगे, बट हाँ ना मेरे पास बहुत सारे बनाने का टाइम है, ठीक है, ना वो फीजिबल है। तो इस तरीके से मैंने एटम्स लगा दिए, ये गोल्ड फॉइल के एटम्स है, गोल्ड फॉइल में लगे हुए। ठीक है, एंड वन मोर लेयर, दैट इज गुड। अब अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, आर पासिंग स्ट्रेट विदाउट शोइंग एनी डेविएशन, एक मिनट में चेक कर लूं करना चल रहा है, या सो फार सो गुड। अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इस तरीके से बेटा पार हो गए हैं, व्हिच मींस मोस्ट ऑफ द एटम्स का स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। ठीक है, अब कुछ पार्टिकल ने इस तरीके से जाते हुए डेविएशन शो किया है। ठीक है, कुछ सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव शोन डेविएशंस। ठीक है, ऑलराइट, यानी उससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि लेट्स टेक इट रेड। ठीक है, यानी एटम के सेंटर में उसका ऑलमोस्ट क्या लोकेटेड है, मास लोकेटेड है, क्योंकि इसी के आसपास से डेविएशन शो हो रही है और इसी से, इसी पार्ट से टकराकर हमारा जो पार्टिकल था वो रिबाउंड कर गया, यानी ये पॉजिटिव है। डेफिनेटली अगर अल्फा पार्टिकल डेविएशन शो कर रहे हैं, रिबाउंड कर रहे हैं, वही पॉजिटिव है, तभी तो रिबाउंड या वो करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से ही तो होगा। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये डेविएशन आपको दिखा होगा, इसके पास से गुजरा, इसके पास से गुजरा तो रिफ्लेक्ट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव और इसका न्यूक्लियस ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब कुछ पार्टिकल इस तरीके से उसमें टकराए होंगे बाय कोइंसिडेंस और वापस आ गए होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब उन्हें यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन ड्राइव किया कि मोस्ट पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू minor deflection, a small fraction of alpha particles were deflected from their straight line path by small angles। थोड़े से पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर गए थे। ठीक है, और ये देखो बहुत ही सीवियर रिबाउंड्स, लगभग अराउंड 10,000 पार्टिकल्स, एक जनरलाइज्ड फिगर है, 10,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हुआ था, वन पार्टिकल गॉट रिबाउंडेड। यानी ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट लोकेटेड है, ये बहुत कम जगह में लोकेटेड है और बहुत डेंसली पैक्ड है। ठीक है, यहां से इन्होंने ये ड्राइव किया। ऑलराइट, इसके बाद एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कैसे निकल गए थे, सीधे सीधे निकल गए थे। प्रेजेंस ऑफ अ डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, अल्फा पार्टिकल्स ये है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज कोई एटम के अंदर होगी वही रिपेल कर सकती है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो एटम होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सब उसके न्यूक्लियस है, ये रेड वाली डॉट सारे क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये सेंटर में लोकेटेड है और मोस्ट ऑफ द मास, क्योंकि बाकी तो खाली है, यहीं से टकरा कर रिपल्शन वगैरह हो रहा है, तो यानी मोस्ट ऑफ द मास कहां लोकेटेड है, एटम का न्यूक्लियस में। ठीक है, और ये कैसा है, डेंस है और पॉजिटिव न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और एटम का सारा मास कहां लोकेटेड है, उसी न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है, बाकी एटम ऑलमोस्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस है। अब उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे डेविएशन शो करने को मिलती है, अल्फा पार्टिकल जाता तो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट भी तो होता, लेकिन वो तो सिर्फ या तो ऐसे जा रहा है, शू इधर शू इधर, और जो बिल्कुल सीधे गया बिल्कुल लड़ने के लिए उसे वापस भेज दिया, बोले निकल यहां से रिपेल होके। यानी न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, बट अभी तक हमें ये पता चल चुका था थॉमसन के मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन होते हैं
एटम में ही होते हैं। अब न्यूक्लियस में नहीं है तो कहां होंगे? तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक असम्पशन या एक तरीके से उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि अगर एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और सारा मास उसका यही लोकेटेड है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहां होंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एटम के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, एटम के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे और एटम के चारों तरफ इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से निकल के आया जिस तरीके से सन है, सन के चारों तरफ जैसे अर्थ हो गई या बाकी प्लैनेट्स हो गए, ये रिवॉल्व करते हैं प्लैनेटरी मॉडल की तरह। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे? रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां से रदरफोर्ड मॉडल को हम और क्या कहते हैं? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि ये एक सोलर सिस्टम को रिजेंबल करता था, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब ये सारी बात हो गई, सामने कहा रदरफोर्ड बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट आपके स्टूडेंट्स का, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, उनके सुपरविजन में हुआ था, तो टीचर इज ऑलवेज टीचर, ठीक है। टीचर ऑब्वियसली बात है उन्हीं गाइडेंस में हुआ था। ऑलराइट, सो दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट जोक। ऑलराइट, नाउ अब ये सारी बात ठीक हो गई, लेकिन जब मॉडल की टेस्टिंग होती है तो क्रिटिक्स निकल के आते हैं। क्रिटिक्स निकालते हैं क्या? कमियां या ड्रॉबैक्स। बोले ठीक है, आपकी सारी बात हम मानते हैं जितने आपने पॉइंट्स दिए, सो फार सो गुड। अब हमें बस ये बताओ कि आप कह रहे हो कि ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। अब क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है, या फिजिक्स के क्लासिकल व्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कल्स में घूमेगा तो आप फिजिक्स में पढ़ के आओगे कि अगर ये पार्टिकल सर्कल्स में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, तो लेट्स सपोज की स्पीड हम कांस्टेंट मान लेते हैं, चलो ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है अभी के लिए, बट क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? जल्दी बोलो, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, दैट इज स्पीड भी होगी, और स्पीड के साथ साथ इसके पास क्या होगा? इसके पास डायरेक्शन भी होगी। और क्या जब ये पार्टिकल्स, जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, अभी इसका डायरेक्शन ये है, अभी जब यहां पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन, अभी जब यहां पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन, अभी यहां पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा डायरेक्शन, व्हिच मींस कंटीन्यूअसली हर पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो इन दोनों में से कोई भी पार्ट चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी बेटा, तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस u अपॉन t, ये होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह, मतलब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें आएगा एक एक्सेलरेशन। और बेटा क्लासिकल फिजिक्स में माना जाता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी लूज करेगा, या अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई नो कि क्लास 9 के सबसे थोड़ी सी एडवांस हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट इससे फर्दर आगे बताना तो और आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। लेकिन आप इतना याद रखना, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तब वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज किस फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये क्या पॉजिटिव न्यूक्लियस एक पुल नहीं लगा रहा होगा? ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, तो इसका ऑर्बिट धीमे धीमे ये पुल भी लगा रहा है, अब इसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करता हुआ अपनी सारी एनर्जी लूज करके कहां गिर जाएगा? आपके न्यूक्लियस में गिर जाएगा आके, ठीक है, गिर जाएगा आपके न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में आके गिर गया तो क्या एटम स्टेबल रहेगा? एटम कोलैप्स कर जाएगा। पहले ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एटम क्या कर गया? कोलैप्स कर गया।
अब ये सर कितना धीमे हो गए, अरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 10 टू द पावर -11 सेकंड्स में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चीज हो जाती है। अगर ऐसा होता तो यूज करता जुक जुक जुक, सारे एटम तबाह होते चला रहे, दुनिया तबाह होती है जा रही है। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि अरे खड़े तो है तुम्हारे सामने, एटम के ही तो बने हैं, ये बोर्ड किसका बना है, एटम का ही तो बना है। क्या कोलैप्स हो गया, क्या बोर्ड ऐसे हो गया, या मैं नहीं, एटम्स आर स्टेबल। तो यहाँ पर इनका ये जो मॉडल था ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका बताया। ऑलराइट, ओके। तो बेसिकली ये था आपका क्या, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसमें आपने देखा कि गोल्ड की फॉइल यूज करी बिकॉज इट इज वेरिएबल। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स रेडियम से निकाले, ठीक है। रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, आपने एनोड या कैनोड एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद अपना आपका पूरा क्या देखा आपने, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, ठीक है। इस तरीके से गोल्ड फॉइल से पार्टिकल्स है, उसके इनसाइड में भी जाके देखा कि अंदर क्या क्या हुआ, उनकी फाइंडिंग्स क्या क्या आई और उनके कंक्लूजन्स क्या क्या है। और उसके बाद फाइनली आपने इसका ड्रॉबैक भी देख लिया कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एनर्जी लूज करेगा, ऑर्बिट इसका श्रिंक होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, एटम्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसी चीज को करेक्ट करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है नील बोहर, जो देंगे हमारा क्या, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बट बिफोर दैट एक चीज और बता दूं आपको, हाँ एक चीज बताता हूं कि ये जो एक सेकंड, ये जो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने कहा ना रदरफोर्ड ने, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव उसमें पार्टिकल्स हैं, इन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल्स को बाद में क्या कहा रदरफोर्ड ने, पॉजिटिव पार्टिकल्स को लेटर ऑन रदरफोर्ड कॉल्ड व्हाट, इमीडिएटली नहीं, बाद में उन्होंने इसको क्या कहा, प्रोटॉन, ही कॉल्ड इट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, रदरफोर्ड साहब को, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी, एज अ पार्टिकल किसने ऑब्जर्व किया था उन्हें, हमारे थॉमसन साहब ने, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।